लिखिए इसमें, इस छंद की प्रत्येक पंक्ति में, इस छंद की प्रत्येक पंक्ति में 24 मात्राएं होती हैं। इस छंद की प्रत्येक पंक्ति में 24 मात्राएं होती हैं, कमा, तथा 11 एवं 13 मात्रा पर, तथा 11 एवं 13 मात्रा पर यति, यति ब्रैकेट में विराम, ब्रैकेट में विराम, ब्रैकेट बंद, होती है, तथा 11 एवं 13 मात्रा पर यति होती है। यह भी दोहे का उल्टा होता है, यह भी दोहे का उल्टा होता है। इसके पदों की मात्राएं, इसके पदों की मात्राएं इस प्रकार होती हैं, इसके पदों की मात्राएं इस प्रकार होती हैं। इस प्रकार होती हैं के बाद हेडिंग बनानी है, लिखना है विषम। इसमें लिखेंगे हम 443, 443 या 3323। सम में लिखेंगे 3244, 3244 या 32332। इस फॉर्मूले को जो याद रखना है फोन नंबर की तरह याद रख लेना, ठीक है। रोला अगर जो होता है, क्या होता है रोला, देखो समझेंगे। हमने इसकी परिभाषा लिखी, परिभाषा में हमने कहा है कि इस छंद की प्रत्येक पंक्ति में 24 मात्राएं होती हैं। हमने चरण की बात नहीं करी है, हमने पंक्ति की बात करी है। यानी प्रत्येक पंक्ति में 2 चरण है, दोनों चरणों की मिला के 24 बात कर रहा है। रोला एक ऐसा दोहा है, मतलब एक ऐसा छंद है जिस पर विद्वानों के अलग अलग विचार हैं। कोई इसकी परिभाषा कैसे कहता है, कोई इसकी परिभाषा कैसे कहता है। तो जो सबसे ज्यादा माने हैं या अधिकतर लोग मानते हैं वो मैंने यहाँ पे आपको लिखवाई है। अब इसमें ये जो रोला है आपकी यूपी वाली परीक्षा में तो नहीं आया, लेकिन एमपीएसआई की परीक्षा में ये आ जाता है अक्सर। और एमपीएसआई की परीक्षा में पूछा गया था कि रोला अर्ध सम्मात्रिक है कि सम्मात्रिक है। तो इसमें आयोग ने जो इसका आंसर दिया था वो सम्मात्रिक दिया था। इसको सम्मात्रिक कहा गया है, तो इसमें लिख सकते हैं एक सम्मात्रिक छंद है। सम्मात्रिक क्यों माना गया, क्योंकि परिभाषा कहती है कि 24 मात्राएं, ठीक है, पंक्ति के अंदर आती है 24 मात्राएं, इसलिए हम मान लेते हैं। अब फिर इसमें कहा है कि 11 13 पर क्या है, यति है, यानी 11 के बाद विराम, फिर 13 के बाद विराम। तो 11 और 13 का मतलब ये हो जाता है कि चरण में क्या है, 11 13 मात्राएं हो जाती है। तो 11 13 मात्राएं तो सोठा में भी थी, तो फिर सोठा और रोला अलग कैसे हुए, सोठा में भी 11 13 हो गई, तो वो अलग होती है इससे। यानी इसमें कहा है कि इसका जो विषम चरण होता है, विषम चरण में इसकी मात्रा इस तरह से होती है 4 4 3, या तो ये होंगी या फिर ये हो सकती है 3 3 2 3। कैसे, जैसे देखो इसका उदाहरण दिया है, यहाँ पे हम लगाएंगे गुरु और ये लघु और ये लघु, 2 और 2 कितनी संख्या हो गई, 4। इसी तरह से गुरु और गुरु दोनों की संख्या कितनी हो गई, 4। और जैसे यहाँ पर गुरु और लघु संख्या कितनी हो गई, 3। तो ये बात कही है, ये पहला है, पहला चरण है, इसमें 4 4 3, तो ये आ रहा है ना। तो इस वजह से हम पहचान जाएंगे कि ये हमारा क्या है, रोला है। 11 मात्राएं जरूर है इसके प्रथम चरण में, लेकिन क्या है, ये सोठा नहीं, रोला है। इसी तरह से ये इसका विषम है, सॉरी सम है। सम में देखेंगे कि यहाँ पर ये जो हमारा दिया हुआ है क्या है, गुरु है, ये लघु, तो कुल संख्या कितनी हो गई, 3। यहाँ पर क्या है, गुरु, तो कुल संख्या कितनी हो गई, 2। इस तरह से गुरु और गुरु तो 4 हो गई, और ये गुरु और गुरु तो 4 हो गई। आप देखेंगे 3 2 4 4 दिया है, तो 3 2 4 4 आ रहा है, ठीक। इस तरह से पंक्ति के अंदर, अब या तो ये पंक्ति में जो नीचे वाली पंक्ति होगी उसमें सेम टू सेम ही दोहरेंगे, ऐसी 4 4 3 या 3 2 4 4 इसी तरह से दोहर सकते हैं। नहीं तो लास्ट वाला हो सकता है, जैसे लास्ट में दिया है कि अगर ये नहीं होगा तो फिर ये हो सकता है। तो इस वाले दोहे में इत्तेफाक से चारों ही आ रहे हैं। मतलब हम ये देख सकते हैं कि दिया हुआ है, बाहर आया माल सेठ ने जो था चापा, बंद जेल में हुए दबाबिन मिटा मोटापा। अब इसमें लिखेंगे ये हो गया गुरु, ये हो गया लघु, तो कितनी होगी संख्या, 3। गुरु और लघु संख्या 3, ये हो गया गुरु संख्या 2, और यहाँ पर लघु और गुरु संख्या हो गई 3। इसमें भी 3 3 2 3 आ रहा है। और इसी तरह से देखेंगे लघु गुरु मिलकर हो गए 3, और ये हो गया लघु लघु मिलकर हो गया 2, ये हो गया लघु और गुरु, ये हो गया 3, ये हो गया लघु और गुरु, ये हो गया 3, और यहाँ पर दे दिया गुरु, और ये हो गया 2। अब इसको टुकड़े कर दिया, मोटापा जो शब्द है उसके 2 टुकड़े कर दिए। तो कभी आप देखेंगे जब हम छंद में देखते हैं कहीं पे पूरा 2 शब्द एक सुरेखा से बना दिया जाता है, वो यही होता है कि इसी तरह से उसे कुछ जोड़ा बनाना होता है, इसलिए वो ऐसे बना देता है। तो अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया इस तरह की स्थिति जहाँ पर होगी वो क्या होगा, रोला होगा। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति रोला बनाता होगा, जो रोला छंद में लिखता होगा, वो कितना दिमाग लगाता होगा। पहले तो मात्राएं लगाना, फिर उसकी यति ध्यान में रखना, फिर उनको इस तरह के कोड में बनाना, तो उसका कितना काम होता होगा, क्या पता 3 4 दिन में एक ही छंद बन के निपटता हो। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना किस तरह के विद्वान हमारे हैं जो इन छंद में लिखते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट छंद की, और नेक्स्ट छंद है हमारा कुंडलिया। देखिए इसकी परिभाषा सबसे सरल और सबसे आसान। कुंडलिया की खास बात यह है कि आपको मात्रा लगाने की आवश्यकता ही नहीं है इसको पहचानने के लिए। सबसे पहले तो आप इसकी शकल देख के पहचान लेंगे, ठीक है। तो इसमें 4 नहीं 6 पंक्तियां होती हैं, यानी इसके अंदर 2 पंक्तियां नहीं होती, 4 चरण नहीं होते, इसके अंदर 12 चरण हो जाते हैं। 6 पंक्तियों में लिखा रहता है, तो आप उसी से पहचान लेंगे। और इसके अलावा क्या क्या होता है इसमें, लिखिए यह छंद एक दोहे और एक रोले से मिलकर बनता है। यह छंद एक दोहा और एक रोले से मिलकर बनता है। पूर्ण विराम लगा के लिखिए, दोहे का प्रथम शब्द, दोहे का प्रथम शब्द इस छंद का अंतिम शब्द होता है। दोहे का प्रथम शब्द इस छंद का अंतिम शब्द होता है। पूर्ण विराम लगा के लिखिए, आगे लिखिए, इसकी दूसरी पंक्ति का, इसकी दूसरी पंक्ति का अंतिम चरण, इसकी दूसरी पंक्ति का अंतिम चरण तीसरी पंक्ति का प्रथम चरण होता है। इसकी दूसरी पंक्ति का अंतिम चरण तीसरी पंक्ति का प्रथम चरण होता है। तीसरी पंक्ति का प्रथम चरण होता है। इसमें 6 पंक्तियां होती हैं, इसमें 6 पंक्तियां होती हैं। यह एक विषम मात्रिक छंद है, यह एक विषम मात्रिक छंद है।
यह एक विषम मात्रिक छंद है। देखो कुंडलिया में हमें इसमें मात्रा लगाने की जरूरत नहीं है, हमें ऐसे ही पता चल जाएगा। पहले तो हमें पता चल जाएगा 6 पंक्ति दिख रही है इसमें, ठीक है। इसका जो पहला शब्द है रत्नाकर, वही शब्द इसका अंतिम है, ठीक है। तो इस छंद का पहला शब्द यानी प्रथम शब्द ही इस छंद का अंतिम शब्द होता है, पहली पहचान। दूसरी पहचान, इसकी दूसरी पंक्ति, यह है दूसरी पंक्ति का अंतिम चरण तीसरी पंक्ति का प्रथम चरण होता है। तो वहां पर ये हमारा क्या होता है, कुंडलिया। अब पंक्ति कहती है रत्नाकर सबके लिए होता एक समान, बुद्धिमान मोती चुने सीप चुने नादान, सीप चुने नादान अज्ञ मूंगे पर मरता, जिसकी जैसी चाह इकट्ठा वैसा करता, ठकुरेला कबीराय सभी खुश इच्छित पाकर, है मनुष्य के भेद एक सा है रत्नाकर। अब आपको पता चल गया यही है हमारा छंद, ठीक है। अब जैसे दूसरा छंद दिया है, पॉकेट में पीड़ा भरी कौन सुने फरियाद, ये महंगाई देखकर वे दिन आते याद, वे दिन आते याद जेब में पैसा रखकर, सौदा लाते थे बाजार से थैला भरकर, फिर पलटा मारा युग ने मुद्रा की क्रेडिट में, थैले में है पैसे और सौदा है पॉकेट में। तो पॉकेट में से शुरू हुआ और पॉकेट में से समाप्त होता है। तो यही हमारा क्या कहलाता है, कुंडलिया कहलाता है, ठीक है। अब ये जो पंक्ति हमारी दी है यहाँ पे दूसरे नंबर की, अब देख सकते हैं ये जिस भी काल में आप इसको पढ़ेंगे ये हमेशा प्रासंगिक रहेगा। या उस समय जब ये बना है तब रुपया बहुत बड़ी चीज़ थी, तो इसलिए पैसे शब्द दिया है वहाँ पर। अब रुपया कुछ नहीं रहा, तो अब कहाँ इतना 1 रुपये में कुछ मिलता है, 1 रुपये में कुछ भी नहीं मिलता, ठेंगा मिलता है। किसी ने खुद भी कहा है कि पुराने जमाने में 1 रुपये पर गेहूं की बाल हुआ करती थी, मतलब 1 रुपये में आप अनाज खरीद सकते हैं। आजकल 1 रुपये पर एक ठेंगा लगा हुआ है, शादी ब्याह में काम आता है। मुझे ऐसा लगता है कि हम देवी देवता को बहकाने का काम करते हैं उसमें ना। चलो खैर, तो यहाँ पर ये जो पंक्तियां हैं हमारी, इन पंक्तियों में हमें कुंडलिया देखने को मिलता है। अच्छा अब मुझे बताइए, जो ये पंक्ति है ऊपर रत्नाकर, ये पंक्ति ऐसी है, इसमें अलंकार बताओ पहले तो, कौन सा अलंकार होगा, ठीक है। अनुप्रास अलंकार नहीं बताना है, अनुप्रास अलंकार को छोड़कर, क्योंकि वो तो आप बता देंगे अंत्यानुप्रास या अनुप्रास, वो छोड़कर उसके बाद कोई और जो है श्लेष कैसे हो जाएगा। देखो यह है अन्योक्ति अलंकार, इसमें एक शब्दार्थ है और एक भावार्थ है। मतलब शब्दार्थ तो ये है कि पंक्ति कहती है कि रत्नाकर मतलब ये जो समुद्र है ये सबके लिए एक समान है, बुद्धिमान मोती चुने, जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो उसमें से मोती चुन लेता है, और सीप चुने नादान, जो नादान है वो सीप चुन लेता है, अगर उसके भाग्य में होगा तो सीप में मोती निकल आएगा, नहीं होगा तो नहीं निकलेगा। सीप चुने नादान अज्ञ मूंगे पर मरता, कहता है कि सीप नादान जो है वो तो सीप चुन लेता है, अब वो जैसी मेहनत करेगा जिस तरह का उसके अनुसार उसको फल मिलेगा, लेकिन जो अज्ञ है, अज्ञ का मतलब यहाँ पे मूर्ख, जो मूर्ख है वो मूंगे पर मरता है, जिसकी जैसी चाह इकट्ठा वैसा करता। बहुत जबरदस्त लाइन है ये, जिसकी जैसी चाहत होती है वो वैसा इकट्ठा करता है। अब ये मत सोचना कि कोई मूंगे पर मर रहा है तो उसको आप ये सहानुभूति जताएं, मूंगे पर मर रहा है मतलब वो मूर्ख है, उसकी चाहत ही है कि उसे बस मूंगा देखना है और कुछ देखना ही नहीं है, उसे ना तो मोती के बारे में सोचना। मूंगा होता है जो समुद्र के किनारे आ जाते हैं, जो जैसे कौड़ी वगैरह और ये सब जो निकलते हैं छोटे छोटे सीप जैसे, जिनसे मालाएं बना लेते हैं लोग, उसे कहते हैं जो मूंगा होता है, ठीक है। यानी वो ऐसे पदार्थ हैं जो आपके आभूषण के काम तो नहीं होते, बट कुछ लोग उन्हें आभूषण बना लेते हैं, पर उनकी कोई कीमत नहीं होती। उन्हें तो हर कोई रेती में निकलते हैं ना, रेती में देखा होगा आपने किसी नदी में या इस तरह से, तो उन्हें बच्चे खेलते हैं उनसे, जैसे कौड़ी हो गया या शंख हो गया, छोटे छोटे इस तरह से तरह तरह के होते हैं काफी सारे, वही मूंगा, हाँ उसी को कहते हैं। अब मोती अगर दिखेगा तो मोती अपने आप में कीमती चीज है, ठीक है। सीप की बात करेंगे तो सीप वो जीव है जिसके अंदर मोती पाया जाता है, तो यानी अगर सीप आपने पकड़ लिया तो ऐसा हो सकता है कि आपको मोती उसमें मिल जाए। तो यहाँ पर यही बात कही गई है। लेकिन जो अज्ञ यानी अज्ञानी है, मूर्ख है, वो मूंगे पर ही मरते हैं, उनके लिए मूंगा ही सब कुछ है, उन्हें कोई मतलब नहीं और बाकी चीजों से। फिर आगे कहता है ठकुरेला कबीराय सभी खुश इच्छित पाकर, और मजेदार बात यह है कि सब अपनी अपनी इच्छा का पाकर बहुत खुश हैं। है मनुष्य के भेद एक सा है रत्नाकर, इस मनुष्य में भेद है, रत्नाकर में नहीं। रत्नाकर तो एक सा है सबके लिए, उसने किसी को ये नहीं कहा कि तू मेरे अंदर से मोती निकाल के लेके जा, और तू मेरे अंदर से सीप निकाल, और तू मेरे अंदर से मूंगा निकाल, वो कभी किसी को कुछ नहीं कहता, हम खुद निकालते हैं। तो ये तो है इसका शब्दार्थ, लेकिन अब इसका भावार्थ समझिए, इसका भावार्थ क्या होता है। रत्नाकर सबके लिए, यहाँ पर रत्नाकर का मतलब है ये समाज, ये दुनिया, ये सृष्टि, ठीक है। ये समाज, ये दुनिया, ये सृष्टि सबके लिए एक समान है। बुद्धिमान मोती चुने, इस दुनिया में जो बुद्धिमान है वो मोती चुन रहे हैं। अब ये समझना, जो इस दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर लोग हैं वो बुद्धिमान है, क्योंकि इस दुनिया में सब कुछ फैला पड़ा है, वही उस धन दौलत को इकट्ठा कर रहे हैं, कैसे, अपनी बुद्धिमानी से। सीप चुने नादान, कुछ लोग नादान हैं जो मेहनत कर रहे हैं, अच्छी मेहनत करते हैं तो उनको भी प्रॉफिट हो जाता है, नहीं अच्छी मेहनत करते हैं तो जैसे है वैसे कम से कम भूखे नहीं मरते, कर लेते हैं अपना काम। सीप चुने नादान अज्ञ मूंगे पर मरता। अब जो मूर्ख है, अब ये समझ लो कि अगर हम 100% की बात करते हैं तो ये समाज में जो आप इसे अगर बांटेंगे तो ये कह सकते हैं कि 2% तो बुद्धिमान लोग हैं, ठीक है, और 18% लोग जो हैं वो नादान हैं, और 80% लोग जो है वो मूर्ख हैं। ये मूर्खों से भरा पड़ा है ये संसार, ये दुनिया। तो अब ये आपको चुनना है कि आप कौन से में रहेंगे। तो यहाँ पे यही है कि जो मूर्ख है वो मूंगे पर मरते हैं। अब किस तरह से, मैं आपको उदाहरण देके बताती हूँ, क्योंकि भावार्थ देख रहे हैं तो भाव है। आपने देखा होगा कि जिन लोगों को अपने जीवन में सफल होना है वो ना तो कभी किसी की शिकायत करते, और शिकायत का आलम ये होता है कि ना तो वो अपने साधनों की शिकायत करते, ना अपनी समस्याओं की शिकायत करते, ना पड़ोसी की शिकायत करते हैं, ना अपने माता पिता की शिकायत करते हैं, ना सरकार की शिकायत करते हैं, ना पक्ष की ना विपक्ष की। उनके मुंह से आप कभी शिकायत शब्द सुनेंगे ही नहीं। उनके अंदर आप एक चीज देखेंगे कि उन्हें बस एक धुन सवार होती है, मुझे कामयाब होना है, बस कैसे भी कामयाब होना है। तो उनके दिमाग में वही रहती है कि कामयाब होना है, बाकी और सारी चीजें जो है वो उनके लिए तुच्छ चीज होती है। तो फिर क्या होता है, एक दिन जब वो अपने आप को पाते हैं तो आप देखेंगे वो सारे लोग जो है मजे से आराम से अपनी दुनिया में अपनी जिंदगी गुजर कर रहे होते हैं। सीप चुने नादान, ये थोड़े से ऐसे होते हैं, मेहनत भी करते रहते हैं, लेकिन इनका वही शिकायत और इधर उधर भी रहता है, थोड़ी देर शिकायत करते हैं, थोड़ी देर मेहनत करते हैं, बराबर रहते हैं इसमें। आगे मूंगे पर मरता, ये जो आदमी है ये हमेशा ये बुरा वो बुरा वो बुरा, या कह सकते हैं जितना भी नीचे का तबका है जो मूर्ख, जैसे मान लो आपने देखा हो, किस्सा सुना होगा पद्मावत मूवी का, जैसे पद्मावत मूवी आई थी, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि एक बुद्धिमान व्यक्ति ने पैसा खर्चा किया, मूवी बनाई, ठीक है। अब उसमें उसने तो बना लिया, वो थोड़ा मुद्दा उसमें आ गया कि कुछ ऐसी बात कही है, अब जितने भी अज्ञ प्राणी थे उन्होंने उसको मुद्दा बना लिया, यहाँ से वहाँ ये वो दिस दैट। जो नहीं भी जानता था वो उसमें भी एक जिज्ञासा आ गई, आखिर क्या है ऐसा पद्मावत में, जरा देखूं। तो जो नहीं भी जाने वाला था वो भी जाके देख के आया, और कैसा क्या हुआ, मूवी का लास्ट में सुपर हिट गई, है ना। तो किसकी वजह से, इनकी वजह से। और इसमें देखना फिर इसके साथ आपस में कहीं पे भी ये तोड़फोड़ वो तोड़फोड़, ये कुछ कोई कानून आता है, सरकार ने कोई कानून बनाया, ये कह दिया गया, ये कानून आ गया, अगर तुमने ये कानून नहीं रोका तो तुमको यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा, यहाँ कोई बचेगा नहीं। कानून को आए इतने दिन हो गए, आज तक कोई एक व्यक्ति
घर यहाँ से इस देश से बाहर निकाला गया कि तुम्हारे पास कागज नहीं है या ये नहीं है, तुम्हें दिखाओ नहीं। लेकिन क्या था कि जो ये अज्ञ है ना, मूर्ख, जिनके ऊपर राज करना है, इन लोगों के ऊपर राज करना था एक बुद्धिमान आदमी को। उस बुद्धिमान आदमी का नाम था विपक्ष। अरे आप इसको मत देखो वर्तमान में जो चल रहा है, मैं आपको बता रही हूँ कैसे इस जनता पर लोग, चंद लोग राज करते हैं। आप ये मत देखो, अरे बुद्धि नहीं है तो वो वैसे ही राज कर रहे हैं क्या? आप ये बताओ, भले ही मान लो आप किसी भी व्यक्ति को आप मूर्ख कहो। अब जैसे एक इंसान है जो हर जगह फ्री का माल बेच रहा है, सच मायने में देखा जाए तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, लेकिन वो मूर्ख होगा किसी और के लिए, लेकिन स्वयं के लिए बहुत बड़ा बुद्धिमान है। खुद भी सेट, अपने बच्चे भी सेट कर दिए हैं, अभी उसके बच्चे भी आने लगे हैं, प्रचार प्रसार करने लगे हैं। उसे मतलब नहीं है इस दुनिया का आगे क्या होगा, उसे बस यहाँ से पैसा लूटना है। और याद रखना, आप ऐसे मूवी देखते होंगे, जितने भी बड़े लोग होते हैं जिनके पास पैसा होता है, वो ऐसे ऐसे इलाके में जाके रहेंगे जैसे मान लो स्विट्जरलैंड जैसी जगह है, बहुत सुंदर जगह है वहाँ पर। आपको लगता है कि हम लोग साधारण लोग जा सकते हैं क्या? कभी कभी नहीं जा सकते। हम लोगों के ऊपर वो लूट के ले जाके कहीं पे भी, जब लगेगा कि अब यहाँ से कुछ नहीं खरीदा, मतलब कुछ नहीं चूसा जा सकता, तभी यहाँ से निकलेंगे। आपने श्रीलंका के राष्ट्रपति का हाल सुना ही होगा, जैसे निकल गए। उन्हें भी पता था, फ्री की राजनीति उन्होंने भी करी थी, और फ्री की राजनीति पे, लेकिन इस जनता को क्या पता, इसको क्या पता क्या हो रहा है तुम्हारे साथ। इसे तो अभी दिख रहा है, वो तो मूंगे पे पड़ी हुई है, उसे तो बिजली पानी फ्री चाहिए। जो समझदार व्यक्ति होगा, आप खुद ही देखो, मान लो अगर समझदार है तो वो ये सोचेगा कि क्या आप ये चाहेंगे कि मैं किसी के सामने हाथ फैलाऊं, मेरा बच्चा जो आने वाला हो वो किसी के सामने हाथ फैलाए। किसी इंसान को अगर अपना गुलाम बनाना है तो सबसे अच्छा तरीका है उसे फ्री की खाने की लत लगा दो। जिसको अपना गुलाम बनाना है, नौकर बनाना है, उसे फ्री में देते रहो, हर चीज़ देते रहो। एक दिन वो क्या बन जाएगा, वो आराम से ऐसा हो जाएगा कि पूरा नल्ला हो जाएगा, अब उसको काम करने का मन नहीं करेगा। अब तो उसे दे दो बस, कैसे तो कहेगा तू उठ बैठ यहाँ से दौड़ लगा, आप जो बोलोगे वो सब करेगा, बस उसे दे दो खाने के लिए। तो ऐसा ही कुछ हो रहा है। तो ध्यान रखना, ये सागर है, ये समुद्र है मनुष्य के भेद एक सा है रत्नाकर। सभी खुश इच्छित पाकर, जिसको बिजली पानी फ्री मिल गया वो खुश है, लेकिन सबसे ज्यादा दुखी है ना बेचारा, वो कौन होता है? ये टैक्स पेयर है। सबसे ज्यादा आत्मा तो इसकी जलती है कि मैं टैक्स पे करता हूँ। अब आप देखो, आपको उदाहरण देती हूँ यहाँ का, आपको बताती हूँ। मुखर्जी नगर एक ऐसी जगह है जहाँ पे ऐसे व्यक्ति हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं किसी और की कही हुई या सुनी हुई नहीं। एक बार हमारे एक सर हैं, मैं यहाँ किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगी, बिना नाम ले कहूंगी बात। एक सर हैं यहाँ मुखर्जी नगर के, उनके पास गए थे किसी काम से, तो उस समय अपना जीएसटी पे करने जा रहे थे, तो वो चेक काट रहे थे और उन्होंने चेक बनाया 2 करोड़ का। मैं ये चीज देखो, कोई इंसान जीएसटी का चेक 2 करोड़ का बना सकता है भाई? वो 18% है, तो यानी उसकी उस महीने की इनकम का 18% 2 करोड़ है, तो उसकी उस महीने की जो 100% इनकम है वो कितनी होगी? तो ये तो इस महीने का है, तो फिर अगले महीने और फिर अगले महीने और फिर अगले महीने, तो कितना जा रहा है? तो वो उन्होंने जीएसटी के लिए दिया, और जीएसटी के साथ साथ फिर वो अपना भी खुद भी इनकम टैक्स जो होता है पर्सनली होता है, वो तो कंपनी का था, कंपनी ने दिया है जीएसटी, फिर पर्सनल इंसान के अपने उस पर भी होगा। तो मतलब वो नहीं है मेरा कि वो चीज़ है, मैं आपको बता रही हूँ कि एक महीने में जीएसटी दे रहा है एक इंसान 2 करोड़। और वो सर इस मुखर्जी नगर में इन ऐसे सरों की श्रेणी में शायद चौथे या 5वें नंबर पर आते होंगे, यानी उनसे ऊपर 3-4 और भी हैं इस मुखर्जी नगर में ऐसे जो इस तरह की इनकम पे कर रहे हैं। अब आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि, और ये तो खैर टीचर ही है, और उसके बाद मुखर्जी नगर में और भी बहुत सारे, यहाँ कुछ विधायक भी रहते हैं, यहाँ कुछ और जिनके मॉल वगैरह बने हुए हैं वो लोग भी रहते हैं। इलाका ऐसा नहीं है कि उस तरह का है। तो आप ये लगा सकते हो कि मुखर्जी नगर के जो लोग हैं कुल मिला के कितना टैक्स पे करते होंगे। ये इतना टैक्स पे करते हैं कि अगर इस मुखर्जी नगर का सारा व्यक्ति जो टैक्स दे रहा है या जीएसटी भर रहा है, अगर ये एक जगह 1 महीने की रोक के जीएसटी इस मुखर्जी नगर पर अगर लगा दें तो यहाँ पे वो टैक्स बिछवा सकते हैं कि नहीं बिछवा सकते हैं। लेकिन इस मुखर्जी नगर में उसी व्यक्ति को अगर वो पैदल चल के जाए तो उसको कीचड़ में उतरना पड़ेगा। हालात यहाँ के ऐसे हैं। लेकिन बात क्या है कि जो व्यक्ति 2 करोड़ का जीएसटी ही भर रहा है ना, उस व्यक्ति के पास शायद इतना सोचने का टाइम नहीं है। वो सोच रखा है, सरकार तो बनाई है, सरकार किस लिए बनाई गई? इसलिए बनाई गई ना कि सबके लिए यहाँ पे दे। मैं सोचती हूँ कि अगर टैक्स पेयर ने जिस दिन 2 घंटे के लिए, 2 घंटे छोड़ो, आधा घंटे के लिए अगर ये सोचना शुरू कर दिया ना कि इस बार रोक के ना, पहले मैं अपने आसपास के, जहाँ से मेरा घर और मेरे घर से ऑफिस का रास्ता है, चल पहले इसको ही ठीक करवा लेता हूँ 1 महीने का ही करके, तो हिंदुस्तान का इतना आदमी है कि अपने स्तर पर काम कर दिया ना, तो हिंदुस्तान की तस्वीर 4 दिन में बदल जाएगी। लेकिन बात यह है कि यहाँ वो पैसा तो देता रहता है, पैसा कहाँ जाता है, किसके पास जाता है, कैसे जाता है, कुछ पता नहीं चलता। मतलब यहाँ पे यही है कि कहने का मतलब यह है कि इस दुनिया में बुद्धिमान है, जिनको तो मूर्ख कह रहे थे ना, वो मूर्ख नहीं, वो बुद्धिमान है। वो बहुत पैसा कमा रहे हैं और वो बहुत सारी चीजें अपना लेके जा रहे हैं। तो मूर्ख तो शायद हम लोग हैं, जो हम लोग उनको जिताने के लिए जाके फ्री बिजली पानी पे अपने सर पे बैठा लेते हैं ना। तो अब आप समझ सकते हो, ये दुनिया, ये संसार है, इसमें सारी चीजें जो भेद है वो मनुष्य के अंदर है। ये संसार, ये समाज सबके लिए एक जैसा है। आपको चुनना है अपने व्यवहार पे कि आपको किधर जाना है। ठीक है, चलो अब अलग बातें मत करो, मैंने जिस मुद्दे पर समझाया वो मुद्दा समझ लो। अब देखो, यहाँ पे बात करते हैं हम, अगला आता है हरित गीतिका। ध्यान दीजिएगा, जितने हमारे छात्र हैं जो उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनका कुंडलिया तक ही आता है, ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता उनकी परीक्षा में। ठीक है, अब इसके बाद हरित गीतिका, ये आता है एमपीएसआई की परीक्षा में, ये पूछा जाता है। यह एक सम्मात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं और अंत में एक लघु गुरु होता है। देखो कैसे, जैसे दिया है, संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो, मात्रा लगा के दिया है मैंने, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अंत में लघु और गुरु ये दिया है, आप देखेंगे, देखो, करो, डरो, भरो, हरो, सब में लास्ट में क्या आएगा? लघु गुरु, लघु गुरु, लघु गुरु। ठीक है, इस तरह से। तो इस पंक्ति के अंदर हमारा क्या होगा? हरित गीतिका होगा। अब आपको जो याद करना होगा वो इस तरह से याद करना होगा इन्हें, तो जिसकी परीक्षा में जो आता है वो वैसे इसको याद करें। आगे दिया है आपका गीतिका। यह एक सम्मात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं, 14 एवं 12 मात्रा पर यति होती है, अंत में लघु गुरु आवश्यक है। ठीक है, तो यहाँ दिया है जैसे मातृभूमि सी मातृभू है, अन्य से तुलना नहीं, लास्ट में आपका आ गया लघु गुरु। ठीक है, और मात्रा इसकी क्या है? 26 मात्रा है। 14 मात्रा पर आप देख सकते हैं 2 3, 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 1 10, 10 और 2 12 और 2 14, तो यहाँ तक 14 मात्राएं आ रही है इसकी। ठीक है, तो 14 12 और इसके बाद 12 मात्राएं, तो इस तरह से आ रहा है। तो ये क्या है? हमारा गीतिका है। इसी तरह से क्या, अरे कहा है ना, यह एक सम्मात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में, चरण का मतलब ना यहाँ पे ब्रैकेट में पंक्ति भी कर लो, क्योंकि जब जिसमें दोनों आता है ना, तो यहाँ पे पंक्ति परिभाषा के अनुसार चलना है आपको। ठीक है, अब यहाँ पे जब यति लग जाती है हो तो जाता है चरण, लेकिन इसे बोला जाता है। 12वें में देखेंगे, यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसके विषम चरणों में 12 और सम चरणों में 7 मात्राएं होती हैं। जैसे देखेंगे हम यहाँ पर
3 और 3 6 और 1 2, सॉरी 3 6 और 7, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे 7 मात्राएं हो गई और यहाँ पर 12 हो गई, ठीक है। इस तरह से ये हमारा कहलाता है बरवे। और इसमें आगे दिया है एक चीज कि सम चरण के अंत में जगण या तगड़ होने से बरवे की मिठास बढ़ जाती है। अब यहाँ पे दिया है, ये अंत में आप इसको देख रहे हैं, ये 3 जोड़ा जो यहाँ पे दिया है, ये लघु गुरु लघु, ये जगण है, ठीक है। तो अंत में ये देखने को मिलेगा अक्सर, तो बरवे में आता है, जगण होता है अंत में। इसी तरह से वीर छंद दिया है, अभी बताऊंगी ना, अभी पहले इसको समझ लो। ये टॉपिक है अपनी अपनी परीक्षा के सिलेबस के हिसाब से आपको पढ़ना है। जैसे यूपी की परीक्षाओं में कुंडलिया तक ही पूछा जाता है, एमपी की परीक्षा में कुंडलिया के साथ आपका गीतिका और ये शायद बरवे तक आता है, हरित गीतिका और गीतिका ये आ जाता है। और इसके बाद अध्यापक वाली परीक्षाओं में ये बाकी क्या आते हैं, जैसे श्रृंगार हो गया, दिक्पाल हो गया, रूपमाल हो गया, रूपमाला हो गया, सरसी हो गया, सार हो गया, लावणी हो गया, उल्लाल उल्लाला हो गया, छप छंद हो गया, ठीक है। छप था वो जैसे कुंडलिया 6 पंक्तियों का, तो छप दूसरा फिर हमारा 6 पंक्तियों का है। इस छंद में 6 पंक्तियां होती हैं, पहली 4 पंक्तियों में रोला छंद और अंत की 2 पंक्तियों में उलाला छंद होता है। अब आपकी परीक्षा में प्रश्न कैसे आ सकता है इससे कि निम्न में से वह कौन सा छंद है जिसमें रोला और उलाला छंद मिलकर बना होता है, तो छप हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर कुंडलिया पूछेगा तो कहेगा कि दोहा और रोला मिलकर बना हुआ है। प्रथम 4 पंक्तियों में 24 मात्राएं और बाद की 2 पंक्तियों में 26 या 28 मात्राएं होती हैं। इस तरह से ये आ जाएगा, तो जिसकी परीक्षा में जो आए उस हिसाब से पढ़ना। अब वर्णिक छंद, वर्णिक छंद आपकी परीक्षाओं में पूछा नहीं जाता है, ठीक है। आप में से कोई छात्र इस तरह से इच्छुक हो कि वर्णिक छंद में हम गिनती कैसे करेंगे, तो वो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि वर्णिक छंद में गिनती किसकी होती है। सबसे पहली चीज तो वर्णिक छंद के अंदर जो हम गिनती करते हैं वो वर्ण की करते हैं। और हमने ये देखा इस वर्ण का मतलब है वो व्यंजन, व्यंजन कौन सा व्यंजन, स्वर सहित, स्वर सहित, उसको हम वर्ण मानते हैं किसमें, छंद के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हम वर्ण की गिनती करेंगे। अब जैसे दिया है सवैया या मालती छंद की हम बात करेंगे, तो यह एक समवर्णिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 22 अक्षरों से लेकर 26 अक्षरों तक होते हैं। इसके चारों चरण में तुक मिलता है। अब देखो इसमें क्या है कि वर्ण 22 से लेकर 26 तक वर्ण आ जाते हैं, पर पहली पंक्ति में जितना आ गया, अगर पहले में 22 आ गया तो बाकी सब में 22 रहेगा, अगर पहली पंक्ति में 24 आ गया तो 24 रहेगा बाकी सब में, पहली पंक्ति में अगर 25 आ गया तो सब में 25 रहेगा। इसलिए क्यों, क्योंकि ये समवर्णिक छंद है, यानी सारी पंक्तियों में फिर वर्ण कैसे रहेंगे, समान रहेंगे। अब जब हम इनका वर्ण हमें गिनना होगा तो हम कैसे गिनेंगे, जैसे ये देखो ये एक वर्ण में आएगा, ठीक है, एक गिनती में, या के ऊपर मात्रा है, ये भी एक गिनती में, ये भी एक गिनती में, ये भी एक गिनती में। अब जैसे ये अ दिया है, ये क्या है, स्वर है, तो ये गिनती में नहीं आएगा। गिनती में हम किसको करेंगे, व्यंजन को गिनेंगे, और वो भी उस व्यंजन को जिस व्यंजन पर मात्रा लगी है, ठीक है। इसको काउंट करेंगे, इसको काउंट करेंगे, इसको करेंगे, इसको करेंगे, इसको करेंगे, फिर इस तरह से हो जाएगा, इसको करेंगे, इसको करेंगे, इसको यहाँ पे सारा आ जाएगा, ठीक है। तो कितनी हो गई देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, ठीक है, 22 हो गई। अब जैसे देखो यहाँ पर दिया है, ये जो दिया है इसे हम नहीं गिनती करेंगे क्योंकि ये वास्तविक रूप है, तो ये नहीं होगा। यहाँ से गिनती करेंगे 1 2 3। अब देखो यहाँ पर जो दिया हुआ है आपको पता है ये आधा द और फिर इसमें ध और ध के साथ ये ई, तो इसे गिनती नहीं करेंगे, ये एक गिनती होगी जिसके ऊपर मात्रा है, ठीक है। तो इसमें कितने वर्ण होंगे, 2 वर्ण होंगे। तो आप ऐसे समझ लो, वर्ण का मतलब अक्षर से समझ लो, जितने अक्षर होंगे उतने ही वर्ण इसमें, उतनी संख्या होगी। तो ये हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, ऊपर 22 नीचे 22, ठीक है। तो वर्ण में इस तरह से हम गिनती करते हैं वर्णिक छंद की, समझ गए। तो ऐसे ही अब इसी हिसाब से बाकी सब में क्या है, उनकी गिनती है। तो अब आप अगर इस तरह से मतलब साहित्य का अगर आप शौक रखते हैं और आपको जानना है छंद के बारे में और, तो आप पढ़ सकते हैं। बहुत सारी किताबों में छंद और भी विस्तार से दिया होता है। मैंने यहाँ पे आपको वो लिया है जो आपकी परीक्षा में आता है, और उसमें भी कुछ ऐसा ले लिया कि जो समझाने के स्तर पे लिया है। आपको आपकी परीक्षा में ये नहीं आता है तो पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर परीक्षा में आता है, मान लो पूछ लिया कि घनाक्षरी छंद आपको बताना है, तो अगर आपकी सिलेबस में दिया है, वो सिलेबस में दिया होगा, ठीक है। तो जब सिलेबस में दिया होगा तभी आपसे पूछा जाएगा, तो आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। परिभाषाएं होती है, परिभाषा याद करनी होती है कि कितना उससे बना सकते हैं। अब जैसे मान लो इसमें दिया हुआ है, ये पंक्ति है कि यह समवर्णिक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं, इसमें नगण भगण भगण रगण का क्रम होता है। तो जब पंक्ति होगी ना तो उसमें इस तरह से लिखा होगा कि एक गण नगण होगा, उसके बाद फिर भगण होगा, फिर भगण होगा और फिर रगण होगा। तो अब जो आपको समझना है वो ये समझना है कि ये नगण भगण रगण ये है क्या, सबसे पहले तो हमें समझना है, ठीक है। तो इनको समझेंगे, ये हमें पता चल जाएगा। अब दूसरा, उससे पहले हम लिखते हैं मुक्तक छंद के बारे में। मुक्तक छंद की परिभाषा लिख लीजिए। देखिए इसमें मुक्तक छंद में यह छंद ना तो वर्णिक है, यह छंद ना तो वर्णिक है और ना ही मात्रिक, और ना ही मात्रिक। इस छंद में किसी नियम का पालन नहीं होता, इस छंद में किसी नियम का पालन नहीं होता, किसी नियम का पालन नहीं होता। पूर्णविराम लगा के लिखिए। छंद के बंधन से मुक्त होने के कारण, छंद के बंधन से मुक्त होने के कारण, छंद के बंधन से मुक्त होने के कारण इसे मुक्तक छंद कहा जाता है। छंद के बंधन से मुक्त होने के कारण इसे मुक्तक छंद कहा जाता है, इसे मुक्तक छंद कहा जाता है, ठीक है। पूर्णविराम लगा दीजिए और एक लाइन लिख लीजिए। आजकल मुक्तक छंद, आजकल मुक्तक छंद ही चलन में है, आजकल मुक्तक छंद ही चलन में है, मुक्तक छंद ही चलन में है। आपने कभी कविताएं वगैरह सुनी है, सुनते हो, तो उसमें आपने देखा होगा कि आजकल जो कवि हैं वो ये बोलते हैं कि एक मुक्तक सुनाता हूं, वो यही बोलते हैं, वो छंद नहीं बोलते। अगर छंद बोलेंगे तो फिर वो छंद बनाया होगा उन्होंने इसी नियम पे, जो जैसा छंद होता है, फिर वो बोलेंगे कि दोहा छंद है या सोठा छंद है या चौपाई छंद है, वो उस चीज को बताएंगे और तब फिर आप उसे समझते हैं। तो अक्सर आप देखेंगे तो आजकल सब बोलते हैं एक मुक्तक सुनिए, तो मुक्तक मतलब यही है, मुक्तक छंद, और इसमें कोई नियम नहीं होता। मुक्तक छंद किस तरह के होते हैं, जैसे उदाहरण दिया है,
जैसे उदाहरण है सांप, तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, एक बात पूछूं उत्तर दोगे, तब कैसे सीखा डसना, विष कहां से पाया। अब ये अज्ञे जी की कविता है। अब ये कविता है, अब देखो किस एंगल से कविता लग रही है, ना तुकबंदी है ना कुछ, ऐसा लग रहा है जैसे एक सेंटेंस यानी एक वाक्य को लेकर टुकड़ों में तोड़ दिया गया है, बस ऐसे ही लिख दिया है। तो इस तरह की कविताएं मुक्तक छंद कहलाई। अब मुक्तक छंद कहलाई तो क्या कारण था इन कविताओं के मुक्तक छंद कहलाने का? आखिर छंद क्या इतना कमजोर हो गया था कि उसे मतलब नियम में अगर नहीं बांधा गया तो कोई भी बात किसी ने रख ली अपनी मर्जी से, तो ऐसे ही मान लिया? तो ध्यान रखना, जब हम किसी भी काव्य की बात करते हैं या किसी साहित्य की बात करते हैं तो साहित्य में एक ऐसा भाव होता है जो समाज को शिक्षा दीक्षा देने का काम करता है। तो किसी भी पंक्ति में, किसी भी गद्यांश में, किसी भी पद्यांश में कुछ ऐसा होना चाहिए जो समाज के लोगों को कुछ शिक्षा दे जाए। तो ऐसे ही यहाँ पर जब कविताएं बनाई जा रही थी तो कविता का एक उद्देश्य होता है कि वह पाठक को कुछ ज्ञान देकर जाए या कुछ समझा कर जाए। तो इस पंक्ति में भले ही छंद नहीं था, लेकिन इस पंक्ति में कुछ ऐसी बातें थी जो पाठक को हिला जाती हैं, यानी पाठक के मन पर प्रभाव डालती हैं। जैसे पंक्ति कहती है कि सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, बिना नाम लिए मनुष्य पर बहुत तगड़ा कटाक्ष किया यहाँ पर कवि ने कि सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं। सभ्य कौन कहता है अपने आप को? जितने भी जानवर हैं इस सृष्टि में, जितने भी जानवर हैं, उन जानवरों में से कौन जानवर ऐसा है जो अपने आप को सभ्य बोलता है? इंसान, मनुष्य, ठीक है। पर कई बार होता है बेचैनी हो जाती है मन में कि मैं जानवर कैसे बोल दिया, हम जानवर कैसे हो सकते हैं? नहीं, हम जानवर हैं, हम जानवर ही हैं, लेकिन हम अपने आप को सभ्य जानवर कहते हैं। दो पैर के जानवर हैं हम। अरे वो चीजें छोड़ दो, ठीक है। अब ये जानवर जो है, दो पैर का जानवर, ये अपने आप को सभ्य कहता है। फिर आगे पंक्ति कहता है, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, जंगल से निकालकर अपने आप को नगर में किसने बसाया? मनुष्य ने, यानी इसी दो पैर के जानवर ने। फिर वो कह रहा है कि ना ही तो अब सांप से बात कर रहा है कवि कि अरे सांप तुम सभ्य तो कभी हुए नहीं और नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, तो एक बात पूछूं उत्तर दोगे, तब कैसे सीखा डसना, विष कहां से पाया। यानी ये डसना कैसे सीखा और ये जहर कहां से लेके घूम रहे हो। तो आप जानते हो कि कितना बड़ा कटाक्ष है मानव के ऊपर। अपने आप को सभ्य कहता है, अपने आप को जानवर की श्रेणी से निकाल के अपने आप को जानवर कहने पे गुस्सा होता है, कहता है कि मैं जानवर नहीं हूं, मैं मनुष्य हूं। और फिर भी व्यवहार कैसा है? जानवर की जैसा। व्यवहार कैसा है? जानवर की जैसा। क्या क्या कह रहे हो? तुमसे तो शायद जाति तुम्हारी पहचानते हैं तो सही कहते हैं ना, आप मनुष्य जैसे काम नहीं करते होगे ना। तो इस कविता ने एक बहुत बड़ा कटाक्ष किया है आज के मानव पर। जैसे आज का मानव किसी को भी डसने से नहीं चूकता, उसके अंदर जहर पलता है। हम जैसे किसी के प्रति घृणा रखते हैं, मन में द्वेष रखते हैं, वो क्या है? वो जहर ही तो है। जैसे ही पीठ पीछे हुआ बस जहर उगलना शुरू कर दिया उसके लिए कि वो है, ये फलना है, ढिमका है, ये सारी चीजें। तो यहाँ पर जो हमें पता चलता है कि इस पंक्ति के पीछे भाव है, और इसमें अगर हम अलंकार की बात करें तो अन्योक्ति अलंकार हो जाएगा, एक शब्दार्थ हो जाएगा और एक भावार्थ हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा मुक्तक छंद में आता है। और ध्यान रखिए, आपकी परीक्षा में यानी उत्तर प्रदेश की परीक्षा में मुक्तक छंद भी पूछा जाता है, ठीक है। ये पूछ लिया जा सकता है पंक्ति देकर कि इसमें मुक्तक छंद है या नहीं। तो हमने देखा कुंडलिया तक, और कुंडलिया के बाद फिर मुक्तक छंद हमारी परीक्षा में आएगा, और बाकी सभी परीक्षाओं में भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर हमारा छंद समाप्त हो जाता है, लेकिन हमारा जो एक टॉपिक रह गया वो है हमारा गण। अब गण से हमारी परीक्षा में प्रश्न किस तरह के आते हैं जो अभी आने लगे हैं, और ये सभी परीक्षाओं के लिए है, उत्तर प्रदेश वाली भी और बाकी और भी परीक्षाएं। गण के बारे में आपसे प्रश्न जो आएगा वो किस तरह से आएगा ये यहाँ पर हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपको शब्द लिखकर दे दिया, शब्द है तुम्हारी, ऐसे लिख दिया, आपसे पूछेगा कि इसमें कौन सा गण है, आपसे दियागा कि इसमें कौन सा गण है। अब कैसे आप बताओगे कि तुम्हारी शब्द में कौन सा गण है? या ऐसे शब्द दे दिया, मान लो लिखा है संस्कार, संस्कार शब्द दे दिया, अब आपसे पूछेगा इसमें गण बताना है आपको कि कौन सा गण है, तो फिर आप कैसे बताओगे? तो सबसे पहले हम गण को समझते हैं कि गण है क्या, और यही छंद का ये गण ही वो हिस्सा है जो हमें समझ में नहीं आता, या कहे जो हमको बहुत ज्यादा डराता है, लेकिन ये सबसे ज्यादा मजेदार है। सबसे पहले तो समझो गण का अर्थ होता है समूह, एक प्रकार का समूह, और ये समूह क्या होता है? ये 3 वर्णों का समूह होता है। गण में 3 ही वर्ण होते हैं। कहने का मतलब है हमारे पास 2 पॉइंट थे, एक गुरु और एक लघु, ठीक है। अब ये गुरु और लघु को आप 3-3 के युग्म में कितने अलग अलग तरीके से बांट सकते हैं। कहने का मतलब हम ऐसे कह सकते हैं गुरु लघु लघु, एक तो ये हो गया 3। हम ऐसे कह सकते हैं गुरु गुरु लघु, इस तरह से कह सकते हैं, या हम तीनों ही गुरु कर दें या तीनों ही लघु कर दें, ठीक है। इस तरह से तो हम अधिकतम कितने भागों में इसको बांट सकते हैं, कितने प्रकार से, कितने अलग अलग, तो हम 3 के युग में हम 8 प्रकार से इसे बांट सकते हैं, ठीक है, 8 बार अलग अलग। तो उसी में ये आते हैं, एक को हम कहते हैं यगण, एक को कहते हैं मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण, और इनके फिर सूत्र होते हैं। यानी मान लो अगर कोई आपसे पूछे कि यगण का चिन्ह क्या है आपको बताना है, तो आप बताएंगे लघु गुरु गुरु, यानी यगण के अंदर क्या होगा? लघु गुरु गुरु होगा। अब आपसे पूछा गया जगण के अंदर क्या है, तो जगण के अंदर अगर कहे कि जगण होता है तो आपको पता होना चाहिए कि लघु गुरु लघु। तो इसको आप याद कर लेंगे, बहुत टफ हो जाएगा याद करना, बार बार रटना पड़ेगा, गलती हो जाएगी। कुछ मत याद करो, बस एक चीज याद कर लो, यमाता राज भांसा लगा, बस इतना याद कर लो, इतना रट लो अपने दिमाग में, और सारे नाम भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आपकी परीक्षा में प्रश्न आया था, निम्न में से कौन सा गण नहीं है? ऑप्शन में दिया हुआ था मगण, तगण, रगण और खगण। अब आपको पता है कि ये तो हो जाएगा मगण, तगण, रगण, तो खगण तो नहीं होता। अब ये याद रखने पड़ेंगे ना, तो इसलिए आप कुछ मत याद रखिए, नाम भी याद मत रखिए, बस आपको एक याद रखना है, सूत्र यमाता राज भांसा लगा। और अब देखो आपको लिखना कुछ नहीं है, समझ लेना बस, ठीक है। अब आपको एक जादू दिखाती हूँ, क्या याद रखने के लिए बोला है मैंने? य मा ता राज भान स लगा, ठीक है, इतना याद रखना है, लिखा हुआ है आपके पास, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो इसी के द्वारा आप इसके नाम भी याद कर लेंगे और आप इसके सूत्र भी याद कर लेंगे, और जो हमसे पूछा गया तुम्हारी शब्द में कौन सा गण है वो भी आप बता दोगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो मैं आपको समझा देती हूँ कैसे इसे निकालना है, फिर शब्द भी निकालना बताऊंगी। हम यहाँ पर लिखेंगे गण, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे उसका सूत्र सबसे पहले। और आपको ये पता है 3 जोड़े होते हैं इसके, तो यहाँ पे जो दिया है 3 जोड़ों के नीचे आप यहाँ पे जो 3 वर्ण है उनके नीचे रेखांकित करो। ये सबसे पहले क्या आ रहा है? य आ रहा है ना, तो यहाँ पर पहला गण आपको मिल गया यगण। गण के आगे क्या लगाना है? य लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पे मात्रा लगानी है, इसकी कितनी मात्रा होगी? इस पे लघु मात्रा, इस पे कौन सी? गुरु मात्रा, इस पे कौन सी? गुरु मात्रा। तो आपको पता चल गया यगण का सूत्र क्या है? लघु गुरु गुरु, ठीक। इसके बाद
यहाँ पे दूसरा, यहाँ 3 बार 3 तक, तो ये सबसे पहला क्या आ रहा है, मगन आ रहा है, तो ये हो गया आपका मगन, ये गण क्या हो जाएगा, मगन कहलाएगा, माँ हो गया। अब इसमें अब देखो, पहले मैं वही चीज़ कह रही हूँ कि समझ लो आप लोग, इसमें जब समझ लोगे तो अपने आप बना लोगे, तुरंत बना लेना, ठीक है। अगर आप लिखने में रहोगे तो मैं कुछ बोल जाऊंगी तो वो समझ में नहीं आएगा, इसलिए बैठ के आराम से वो तरीका सीखो जो मैं बता रही हूँ, ठीक। तो अब इसमें मात्रा लगा दो, गुरु गुरु गुरु, तो आपको पता चल गया मगन का सूत्र क्या हो गया, गुरु गुरु गुरु, ठीक। इसके बाद अगला 3, अब ये क्या आ गया, तगड़, जो पहला हो ना पहले उस पे वही गण हो जाएगा। मात्रा लगा दो, गुरु गुरु और लघु, तो क्या हो जाएगी इसका सूत्र, गुरु गुरु लघु। इसी तरह से अब इसके आगे रखो 3, ये हमारा क्या हो गया, रगण। इसमें मात्रा लगा दो, गुरु लघु गुरु, ठीक है, तो गुरु लघु गुरु हो गया। अब इसके बाद 3, कौन सा गण आ गया, जगण। सूत्र लगाओ, लघु गुरु लघु, तो ये आ गया लघु गुरु लघु। इसके बाद अब ये गण और सूत्र ये हटा दे रही हूँ ना। इसके बाद ज के बाद आ गया ये 3, तो कौन सा गण आ गया, भगण। मात्रा लगा दो, गुरु लघु लघु, तो आपको मिल गया गुरु लघु लघु। अब इसी तरह से 3 अगला कौन सा गण आ गया, नगण, ठीक है, लघु लघु लघु, तो यहाँ पर लघु 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 आ गया। अंत में 3, जहां 3 आ जाएगा लास्ट में वो खत्म, वहां समाप्त, ठीक है। तो अंत में 3 आ गया, तो ये कौन सा गण हो गया, सगण, और इसका सूत्र लघु लघु और गुरु, तो ये हो गया लघु लघु और गुरु। इस तरह से आपको सूत्र मिल गया, नाम भी आपको पता चल गए और ये चीज भी आपको पता चल गई, ठीक है। अब आप ये कहोगे कि मैम इस तरह से करेंगे तो बहुत लंबा समय लग रहा है, बहुत समय लग रहा है इसे ऐसे करने में, तो कुछ नहीं करना आपको, बस जैसे मान लो शब्द आपका क्या दिया था मैंने, तुम्हारी। अब इसमें से आपको गण निकालना है, तो मात्रा लगाइए आप, ये गुरु मात्रा, ये गुरु मात्रा और ये गुरु मात्रा, तीनों गुरु कहाँ है, तो कौन सा गण है, ये मगन, ठीक है। अब मान लो कि तुम्हारी शब्द आपको परीक्षा में दे दिया कि तुम्हारी शब्द में आपको गण निकालना है, तो आप इस तरह करेंगे तो बहुत लंबा समय लग जाएगा, तो बस आपको क्या करना है, ये सूत्र याद रखना है। ये तो मैंने समझाया कि कैसे निकल के आएगा। अब आपको समझना है, ये सूत्र लिखना कहीं पे पास में और सब पे मात्रा लगा देना। ये हो गई लघु गुरु 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 लघु गुरु लघु 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 गुरु, ये मात्रा जैसे ही लग जाए शब्द पे मात्रा लगा लेना। जहां तुमको ये 3 जोड़ा मिल रहा हो उसको रेखांकित कर लेना, यहाँ मिल रहा है जोड़ा, जो पहला होगा ये वही गण होगा, ठीक है। अब जैसे मान लो आपने लिखा दूसरा शब्द था संस्कार, जैसे शब्द था संस्कार। अब इसमें आपको गण पता करना है, तो संयुक्त से पहले अनुस्वार दिया हुआ है, फिर भी ये क्या हो गया, गुरु हो गया, और ये गुरु हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, लघु हो गया। आपको इसे बताना है, तो जहां पर ये जोड़ा हो गुरु गुरु लघु, तो आप देखेंगे कि गुरु गुरु लघु यहाँ बनता है, इसका मतलब ये कौन सा गण है, तगण, आराम से आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपको इसको समझना है। अब मान लो कभी ऐसा भी हो सकता है कि जब आपसे ये गण पूछा जा रहा है कि कोई शब्द आपने ऐसा लिखा हो, कोई ऐसा शब्द बताओ जिसमें 4 मात्राएं हों, बनती हों। जैसे देखो मान लो बुलबुला लिख लेते हैं हम, बुलबुला। अब इसमें अगर आपसे गण पूछने लगा तो आप क्या लगाएंगे, ये हो गया लघु, ये हो गया लघु, ये हो गया लघु और ये हो गया गुरु। तो यहाँ से आप चलेंगे तो यहाँ हो गए 3 जोड़े, लेकिन ये एक्स्ट्रा हो गया। तो 3 जोड़े सबसे पहले तो आप इसका नाम देख लो कि 3 जोड़े कहाँ है, यहाँ है, मतलब ये कौन सा है, नगण है। तो आपको ऑप्शन में क्या लिखा हुआ मिलेगा, नगण गुरु, ये लिखा होगा, ठीक है। हाँ, आपको ऑप्शन में ऐसा लिखा होगा कि नगण गुरु, ठीक। इसी तरह से अगर मान लो यहाँ लघु होता या ऐसा कोई शब्द आ जाता जिसमें ये 2 आ रहे थे, तो गुरु लघु लिखा होता यहाँ पर फिर, ठीक है। इस तरह से कि नगण गुरु लघु, इस तरह से समझ में आ गया अब आपको। जब भी गण से संबंधित अगर प्रश्न आएगा परीक्षा में तो आराम से कर लोगे। अब बताओ गण में कहीं कोई समस्या, आराम से हो जाएगा। और यहाँ आपका छंद समाप्त हो जाता है। छंद में जो आपको प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं, घर जाकर आप इनको अभ्यास करिएगा, देखिएगा, करके देखिएगा इनको, ठीक है। हाँ जी, ये लगभग सभी परीक्षाओं में आता है। अब आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं आप उसका सिलेबस देखिएगा सबसे पहले, और ये देखिएगा कि उसके सिलेबस में क्या छंद दिया है। अगर छंद दिया है तो ऐसा होता है कि जब आपकी परीक्षा में जब नोटिफिकेशन आता है किसी भी परीक्षा के बारे में जानने के लिए ना, आप एक बात याद रखना, कभी भी आप दूसरे जो आपको नेट पे देखने को मिल रहा है उन पे आप विश्वास मत करना। आप सबसे पहले उसकी वेबसाइट पे जाना, जो आयोग है, ठीक है, कोई सा भी आयोग है, उसने जो नोटिफिकेशन निकाला है आप उसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना। तो उसमें सबसे पहले वो एक पॉइंट में दिया होता है उसने कि परीक्षा का प्रारूप कैसा होगा। तो उसमें वो आपको बताता है कि इसमें 4 सब्जेक्ट होंगे, तो सब्जेक्ट का नाम लिखेगा। मान लो आपका जीएस हो गया तो बोलेगा जीएस के कितने क्वेश्चन, फिर कहेगा आपका रीजनिंग, तो रीजनिंग के कितने क्वेश्चन, फिर कहेगा मैथ्स, तो मैथ्स के कितने क्वेश्चन, फिर अगर इंग्लिश या हिंदी होगा तो वो बताएगा कि इसके इतने क्वेश्चन। तो आपको एक तो ये पता चल जाएगा कि कौन कौन सा सब्जेक्ट आपका आ रहा है। फिर मान लो जैसे आपको यहाँ पता चल गया कि इसने हिंदी के बारे में बात कही है, तो फिर उसी कॉलम में यानी इसके 2-3 पेज के बाद ही, या हो सकता है कि इसके जस्ट नीचे ही, वो फिर उसकी व्याख्या करेगा कि जो जीएस में पूछेगा तो क्या टॉपिक रहेंगे, वो जो रीजनिंग में पूछेगा तो उसके क्या टॉपिक रहेंगे, मैथ्स में जो पूछेगा उसके क्या टॉपिक रहेंगे, हिंदी में जो पूछेगा उसके क्या टॉपिक रहेंगे, ये उसकी व्याख्या वहां पे देता है पूरा। तो यहाँ जो व्याख्या दे रखी है इसमें टॉपिक लिखे हुए होंगे। अगर उसमें आपका छंद लिखा है तो मतलब परीक्षा में आ रहा है, अगर इसमें छंद नहीं लिखा हुआ तो परीक्षा में नहीं आ रहा। समझ गए। अब मान लो कि ऐसा कर दिया कि किसी परीक्षा में, अब एग्जामिनर क्या करता है, वो केवल लिख देता है, वो लिख देगा आपको ऐसे, लिखेगा गद्यांश लिख देगा, लिखेगा आपको कि गद्यांश, अपठित गद्यांश एवं व्याकरण, इतना लिख दिया। अब अगर उसने ये वाली बात कह दी तो व्याकरण में मतलब वो कुछ भी पूछ सकता है, हिंदी में कुछ भी, उसमें वो रस छंद अलंकार पूछ सकता है, रचनाकार पूछ सकता है, साहित्य से संबंधित जो है उन्हें पूछ सकता है, जो इसका व्याकरण है उसे पूछ सकता है। तब ऐसी कंडीशन में जब आपकी किसी परीक्षा में इतना सा ही सिलेबस दिया हो व्याख्या में, तब ऐसी कंडीशन में आप उसके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के पास जाओ और उसमें देखो कि किस टॉपिक को उसने बार बार पूछा है, पिछले 5 सालों में उसने किस टॉपिक को बार बार पूछा है। तो उससे आपको अनुमान लग जाएगा कि किस टॉपिक को, तो उसने जिस टॉपिक को बार बार पूछा है उस टॉपिक को तो पूरी तरह से रट डालो, पूरी तरह से रटना है आपको। और बाकी बचे हुए, जैसे अब हमने यहाँ पे छंद सीखा तो इतना तो हम बाकी सारे सब्जेक्ट को जितने हमारे टॉपिक होते हैं सबको हम सीखते ही हैं, तो अगर बाई चांस कभी आ जाएगा तो उतना तो हम कर लेंगे ऑप्शन की मदद से। नहीं
नहीं तो लास्ट में जब आपकी परीक्षा रह जाए तो एक बार फिर से अपना नोट्स देख जाओ, मन में ताजा हो जाएगा। आ गया तो बहुत अच्छा, नहीं आया तो और भी अच्छा, ठीक है। तो इस तरह से आपको तैयारी करनी होती है इनकी। और कोई भी आपकी परीक्षा है, किसी से मत पूछो, ना मुझसे पूछो, ना पड़ोसी से पूछो, ना यूट्यूब के किसी गुरुदेव से पूछो, ना कहीं से किसी से पूछने की जरूरत नहीं, अपने आप से पूछो स्वयं। और वो तरीका मैंने बता दिया। इसके अलावा कोई कुछ भी बोलता रहे उसको बकने दो, आपको अपने हिसाब से ध्यान देना है। सबसे पहले नोटिफिकेशन में सिलेबस में क्या क्या सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट की व्याख्या क्या दे रखी है, उसमें कौन से टॉपिक है, और टॉपिक अगर क्लियर ना हो रहे हो तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कैसा दे रहा है उससे आप उसे देख सकते हैं। तो हर परीक्षा में आपको पता चल जाएगा। और हर परीक्षा थोड़ी थोड़ी अलग होती है हिंदी को लेकर। जैसे हिंदी की बात करें, ऐसे ही और भी सब्जेक्ट जो हैं आपके उनमें भी ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन आप इसी तरह से सीखेंगे। बात समझ में आ गई ना आपको? ठीक है, तो इस तरह से आपका रहेगा। अब हमारा जो इकाई 6 है, इस इकाई 6 में हमारा एक टॉपिक रह गया है हिंदी साहित्य काव्य के भेद, यानी काव्य की विधाएं, जो साहित्य की विधाएं, हिंदी साहित्य की विधाएं। तो इसको हम करेंगे, जो हमारा अगला सोमवार को हमारी क्लास होगी, तो सोमवार में हम इसको करेंगे, ठीक है। और हाँ, कल मुझे कहीं जाना है इसलिए मैं नहीं बुला रही हूँ। सोमवार को आप ऐसा करिएगा, अपने साथ इकाई 7 भी ले आइएगा। इतनी भारी नहीं है वो कि नहीं ला सकते ना। हो सकता है कि अगर हमारा जल्दी ही हो गया तो हम आगे पढ़ना शुरू कर देंगे, उसमें आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए दोनों ही ले आना, इकाई 6 भी और इकाई 7 भी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।